हेलो एवरीवन, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एस्टिमेट का दो टाइप पढ़ा था और भी टाइप हैं एस्टिमेट के, जो उनको मैं एक बाय एक आपको बता दूंगा। तो दूसरा जो हमारा दो टाइप का जो उसमें एस्टिमेट का टाइप पढ़े थे, उसमें पहला एस्टिमेट का टाइप था प्रीलिमिनरी एस्टिमेट, जिसको कि हम लोग अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट से भी जानते हैं। दूसरा जो टाइप हम लोग पढ़े, दूसरा टाइप क्या पढ़े, रफ कॉस्ट एस्टिमेट या रफ एस्टिमेट जिसको हम लोग बोलते हैं। रफ एस्टिमेट में आपने पिछले लेक्चर में मैं आपको बताया कि उसमें हम लोग एक प्लिंथ एरिया से रिलेटेड एक टर्म आया था और एक जो है क्यूबिक कंटेंट्स वाला आया था। तो उन्हीं को मैं डिटेल में वहां पर तो मैं आपको ऑरली बता दिया हूं, लेकिन रिटन फॉर्म में अगर जब मैं उन दो क्लासिफाई करूं, रफ कॉस्ट एस्टिमेट का सब डिवीजन करूं, तो वो क्या क्या होता है, आप अगर जब टाइप में चाहो इसे लिख सकते हो। ऐसा नहीं है कि रफ कॉस्ट के अंदर आप लिखो, आप चाहो तो रफ कॉस्ट एस्टिमेट से उसको हटाकर आप क्या करो ना कि अगर जब पहला वाला अगर जब प्रिलिमिनरी लिखे, दूसरा रफ कॉस्ट लिखे, तो तीसरा प्लिंथ एरिया एस्टिमेट लिख सकते हो और उसके लास्ट में आप इस तरीके से लिख देना बेस्ड ऑन रफ कॉस्ट एस्टिमेट। तो ये आप कर सकते हो। अगर जब आपको ऐसा नहीं, मतलब जो नॉर्मल तरीके में आप अगर जब बढ़ना चाह रहे हो, तो रफ कॉस्ट एस्टिमेट को हम लोग जो है रफ एस्टिमेट को दो भाग में अगर जब उसको देखें तो हम लोग तोड़ सकते हैं। जो एक पहला एस्टिमेट अगर जब उसका देखें तो वो है प्लिंथ एरिया एस्टिमेट, और दूसरा अगर जब देखें तो क्यूबिक कंटेंट एस्टिमेट आता है। अगर जब नंबरिंग की बात करें, मैं पिछले वाला नंबरिंग पे शायद मैं इसको मार्क कर दिया। नंबरिंग की बात करूं तो ये सब डिवीजन है किसका, दो का, तो इसको हम 2.1 कह सकते हैं और 2.2 इसको कह सकते हैं, जो दूसरा टाइप हम लोग पढ़े थे। अगर जब प्लिंथ एरिया एस्टिमेट क्या होता है, अगर जब उसकी बात करें तो ये सबसे पहले ये बात जान लेते हैं कि ये किस पे बेस्ड होता है, बेस्ड ऑन रफ कॉस्ट एस्टिमेट पे ये बेस्ड है। अब प्लिंथ एरिया एक्चुअल में क्या होता है कि जैसे आपका कोई बिल्डिंग है, आपने कोई एक रूम बनाया, मान लो इस प्रकार से आपने एक रूम बनाया। अपना रूम बनाने के क्रम में आप देखे होंगे कि अगर सिंगल इसी टाइप का रूम है जिसमें पार्टीशन वॉल का यूज नहीं किया, सिंगल एक ही रूम है, या आपका डबल भी रूम है, तो उसमें क्या होगा कि ये जो आप लेंथ और ब्रेथ बोलते हो, तो आप क्या करते हो ना, लेंथ और ब्रेथ इस तरीके से नाप देते हो। लेकिन अगर जहाँ आप दीवार भी लगाते हो, 5 इंच 10 इंच का जो आप दीवार लगाओगे, तो वो दीवार भी आ जाएगा। तो प्लिंथ एरिया में क्या होता है ना, अगर जब आप फ्लोर एरिया की बात करो, तो फ्लोर एरिया में ये जो आपका फ्लोर है ना, जो बिल्डिंग का हुआ, बस उसी का बात करते हैं। लेकिन अगर जब प्लिंथ एरिया की बात आती है, तो प्लिंथ एरिया में अगर जब लेंथ को जब देखेंगे, तो ये दीवार वाला जो ये पोर्शन है और दीवार का ये पोर्शन है, ये भी इसमें आएगा, और यहाँ से लेके यहाँ तक, तो लेंथ कितना हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक आपका इसमें लेंथ हो जाएगा प्लिंथ एरिया में। और ब्रेथ की अगर जब बात करें, तो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन भी इंक्लूडेड होगा, तो वो कहां से हो जाएगा, कहां तक, यहां से यहां तक हो जाएगा बी। अगर हम लोग, ये तो हमारा प्लिंथ एरिया हुआ, प्लिंथ एरिया में ऐसा हुआ। अगर हम लोग फ्लोर एरिया की बात करें, तो आगे टर्म्स आने वाले हैं, बहुत सारे टर्म्स होते हैं इसमें, लगभग आपको 27-28 टर्म्स होता है, लेकिन उसमें मैं जो इंपॉर्टेंट टर्म है, फिर भी वो आपको करीब 15 से 17 जो आपको टर्म्स आएंगे उसको पढ़ना जरूरी होता है। तो उसको उसी में आपको ये भी मैं वहां पे बताऊंगा कि फ्लोर एरिया, कारपेट एरिया वगैरह क्या होता है। तो अगर जब फ्लोर एरिया की मैं बात करूं यहाँ पे शॉर्ट में, तो ये क्या होता है ना कि यहाँ से लेके जो इंटरनल रूम, दीवार को छोड़ के जो आपके रूम में जो स्पेस होता है जिसमें आप सारा सामान रखते हो, चाहे वो आपका जो है कोई भी अलमीरा वगैरह रख रहे हो उसमें, तो वो सारा चीज जो रूम में आप अपना बेड लगा रहे हो, तो वो सब चीज क्या है ना कि वो फ्लोर एरिया में आप काम करते हो। तो फ्लोर एरिया की बात करूं तो यहां से लेके यहां तक अगर जो इसको हम ब्रेथ मान रहे हैं, तो यहां से लेके यहां तक इसको क्या मानेंगे, लेंथ मानेंगे। बस ये याद रखना कि जो है प्लिंथ एरिया में वॉल को कंसिडर करते हैं, फ्लोर एरिया में वॉल को कंसिडर नहीं किया जाता है। तो ये जो प्लिंथ एरिया एस्टिमेट है, ये क्या है, प्लिंथ एरिया ऑफ ए बिल्डिंग मींस लेंथ इनटू ब्रेथ, ये मैं आपको बताया। इंक्लूडिंग, अगर जब बात करूं लेंथ बिल्डिंग है, लेंथ ऑफ ब्रेथ का, तो इंक्लूड कर सकते हैं, इंक्लूडिंग द वॉल्स, तो वॉल्स एरिया या वॉल्स लेंथ बोल लो, क्योंकि लेंथ ही ना कंसीडर करते हैं वहां पे, क्योंकि आप एरिया निकालोगे तो लेंथ में उस तरीके से आप कर सकते हो। फिर उसके बाद द एस्टिमेट आर प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ प्लिंथ एरिया ऑफ द वेरियस बिल्डिंग प्रपोज टू बी कंस्ट्रक्टेड। ये जो इसमें जो एस्टिमेट करते हैं, जो बिल्डिंग का आप प्रपोज किए हो कि मुझे ये वाला बिल्डिंग यहाँ पे बनाना है, तो आप ऐसा करोगे कि उस बिल्डिंग का आप प्लिंथ एरिया निकाल लो और उसी प्लिंथ एरिया पे आपका ये एस्टिमेट बनेगा। अगर जब प्लिंथ एरिया कम है तो जाहिर सी बात है आपको कॉस्ट कम आएगी, प्लिंथ एरिया ज्यादा है तो आपको कॉस्ट ज्यादा आ सकता है।
तो वहां पे क्या करते हैं ना कि हम लोग प्लिंथ एरिया रेट निकालते हैं और उसको जो आपका प्लिंथ एरिया मतलब जो आपका जिसका घर बनाने मतलब जो घर आप बनाने जा रहे हो उसका आप प्लिंथ एरिया और प्लिंथ रेट को मल्टीप्लाई कर देते हो, तो आपको जो कॉस्ट आता है उसके आधार पर आप एक एस्टिमेट बनवाते हो इंजीनियर से, और वो जो एस्टिमेट होता है वो जो एस्टिमेट होगा वो एक रफ कॉस्ट एस्टिमेट होगा या रफ एस्टिमेट होगा, जिसको कि आप एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के लिए भेज देते हैं। कहां पर भेजना है? वो अगर आप एक पंचायत वर्ग के लिए जा रहे हैं तो आप क्या करो कि वहां पे आप ब्लॉक लेवल पे जाकर जांच कर सकते हो, उसको दिखा सकते हो, अप्रूवल ले सकते हो, नगर परिषद से अप्रूवल ले सकते हो, या डिस्ट्रिक्ट में जाना है तो आपको डीआरडीए भवन जाना पड़ेगा, वहां से आप अप्रूवल ले सकते हो। तो अब ये तो बात हो गई, वी कैन ऑब्टेन द रेट बाय डिवाइडिंग द टोटल कॉस्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन विद द प्लिंथ एरिया। यहाँ जो मैं ये बात किया प्लिंथ एरिया के अनुसार से ही, तो क्यों एक्चुअल में प्लिंथ एरिया रेट निकालते हैं तब उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो वी कैन ऑब्टेन द रेट बाय डिवाइडिंग, जो प्लिंथ एरिया रेट है और प्लिंथ एरिया जो मल्टीप्लाई करते हैं जिसका हमको निकालना है बिल्डिंग का, तो हमें प्लिंथ एरिया रेट पहले निकालना पड़ेगा। तो ये कैसे निकलेगा? जो हमारा मान लीजिए आप यहाँ पे कोई घर बना हुआ है, मान लीजिए मेरा भाई का ये घर बन गया है और मुझे अब घर बनाना है, और मुझे घर कितना बनाना है ये मुझे पता है। मान लो ये एरिया कुछ ना कुछ उसका दिया हुआ है, ठीक, उसका मान लो 25 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है उनका एरिया, मतलब जो घर बना है प्लिंथ एरिया उनका पता है मुझे, उनके घर का प्लिंथ एरिया मुझे पता है, और उनके घर में जो खर्चा आया है वो खर्च भी मुझे पता है। वो मान लीजिए 2-4 रूम बनाए तो मान लीजिए 3 लाख रुपए आया, 2 रूम बनाए, वो 3 लाख रुपए उनको टोटल खर्चा आया, 3 लाख रुपए उनको खर्च आया, और 25 मीटर स्क्वायर का उनका 2 रूम बना है। तो मैं भी अब घर बनाने जा रहा हूं, मैं भी देखा अपने भाई को घर बनाने के लिए घर बना रहे हैं, तो मैं भी क्या किया कि मैं भी सोचा घर बना लूं। तो मैं क्या पूछा भैया से कि भैया आपने मतलब कितना रुपए लगाया आप बिल्डिंग में, तो मुझे उन्होंने बोला कि 3 लाख मेरा लगा है। मैं क्या किया कि उसके घर का प्लिंथ एरिया, अपने भाई के घर का प्लिंथ एरिया नाप लिया उनके घर का, और मैं क्या किया वहां से ये टोटल कॉस्ट 3 लाख बोले मुझे, और मुझे वहां से क्या किया ये 3 लाख मुझे यहाँ पे डाल दिया, 3 लाख रुपए हो गए। और उसके बाद जो है उनका घर का मैं प्लिंथ एरिया जब चेक किया तो वो 25 मीटर स्क्वायर आया। तो जब मैं इसको डिवाइड करके जितना मान आएगा वो हमारा रेट हो जाएगा। मतलब उनको जो घर बनाने में एक पर प्लिंथ एरिया जो है, मतलब पर मीटर के हिसाब से अगर जब बात करें पर मीटर स्क्वायर है, तो पर मीटर स्क्वायर से उनको कितना खर्च आया वही खर्च तो मुझे भी आने वाले हैं ना। तो मैं अपना घर का प्लिंथ एरिया देख लिया, नाप लिया, मुझे पता चला कि ये मेरा मान लो 16 मीटर स्क्वायर है, तो पर मीटर स्क्वायर से इतना रेट जो निकलेगा वैल्यू उसको और 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें एक अनुमानित जो है एक वैल्यू मुझे मिलेगी रुपए की केस में। तो वो रुपए क्या होगा कि मैं उस रुपए के हिसाब से एस्टिमेट बनवाऊंगा, और वो एस्टिमेट मैं क्या करूंगा अप्रूवल के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक भेज दूंगा। तो इसके आधार पे हम लोग जो ये प्लिंथ एरिया रेट के आधार पे जो हम लोग उसका मल्टीप्लाई करके निकाले, तो जो पैसा है ना उसके अनुसार से हम क्या कर सकते हैं एक रफ कॉस्ट एस्टिमेट बनवा सकते हैं। और जो आप अब ऐसा तो नहीं है ना कि आप मतलब प्लिंथ एरिया एस्टिमेट निकाले, पैसा निकाल लिए और वो कागज में लिख दिया इतना पैसा का मुझे घर बनाना है, आ जाइए वहां पे भेज दीजिए, तो ऐसा थोड़े ना होगा। तो आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको कुछ और भी चीजें उसमें इंक्लूड करने होंगे। घर बना रहे हैं का समुद्र में बना रहे हैं, नहीं ना बना रहे हैं, तो आपको लाइन प्लान तो देना पड़ेगा घर का, आप मतलब किस प्रकार का आपका घर रहेगा। तो आप इस प्रकार से मान लीजिए लाइन प्लान, जैसे ऐसे हम मेरा मतलब इसमें ये पूरा एरिया हो गया, तो इसमें क्या करना है ना कि मुझे इस तरीके से बोला पूरा एरिया है मेरे घर का, मैं बोला यहाँ से लेके मैं एक घर मतलब एक रूम बनाऊंगा, फिर एक रूम यहाँ से बनाऊंगा, ठीक, ये वाला मैं दहलीज के रूप में इसको रख लूंगा। फिर यहाँ पे मैं क्या करूंगा ना कि अगर मैं 2 ही रूम का बना रहा हूं तो ये क्या करूंगा मैं यहाँ पे पूजा रूम बना दूंगा इधर से, फिर मैं इस यहाँ पे या तो यहाँ पे आप पूजा रूम बना लो, और बाहर अगर कहीं स्पेस है तो वहां पे आप जो है वॉशरूम वगैरह के लिए आप बना सकते हैं, या आप यहाँ पे सोच लो कि मैं यहाँ पे एक वॉशरूम भी बनवा रहा हूँ। तो ये वाला स्पेस आप क्या किए इसको बरामदा के रूप में रख लिए।
तो ये जो है, ये आप जो इस तरीके से किए, ये क्या है, ये लाइन प्लान है। लाइन प्लान ऑफ द बिल्डिंग जो आप डॉक्यूमेंट्स भेज रहे हो वेरिफिकेशन के लिए, वो इंक्लूड किए रहता है, उसमें लाइन प्लान्स का भी डिटेल होता है। बिल्डिंग का आपका लाइन प्लान जो है बिल्डिंग का, उसका रहता है। कॉस्ट ऑफ वेरियस सर्विस एडेड, और उसमें ये भी ऐड किया जाता है कि आप एस्टिमेट बनवाए हैं, जब एस्टिमेट में भेजोगे तो एस्टिमेट में लाइन प्लान तो दिया ही जाएगा, उसको दिखाया जाएगा कि लाइन प्लान बिल्डिंग का कैसा है। फिर उसके बाद क्या आपने मतलब जो है इलेक्ट्रिक सर्विस के लिए या वाटर सप्लाई के लिए या सैनिटरी वगैरह के लिए क्या उसमें प्रोविजन डाला है, तो वो प्रोविजन भी उसमें क्या होता है, ऐड किया हुआ रहता है, उसको अलग से, जैसे @20% ऐसे करके @20% फॉर इलेक्ट्रिक वर्क, वाटर सप्लाई, और आप बोल सकते हैं सर्विस वर्क, तो वो रहता है। उसके बाद उसमें एक नॉर्थ लाइन शुड बी शोन क्लियरली ऑन द लाइन मैप। जो ये लाइन प्लान है ना, आप लाइन प्लान जो दे रहे हो उसमें आपको नॉर्थ लाइन दिखना चाहिए। नॉर्थ लाइन क्यों दिखना चाहिए, उसके पीछे का रीजन है कि नॉर्थ लाइन के कारण ही आप क्या कर सकते हो, अपने घर का ओरिएंटेशन बता सकते हो। अब किसी को गांव घर में सिंपल सा चीज होता है कि मेरा खेत किधर है, तो बोलता है फलानमा का खेत जो है उत्तर दिशा में, उत्तर दिशा में, दूसरे का खेत का नाम लेता है, उसके उत्तर दिशा में है, तो फिर वहां से जाके आप देख लो। तो नॉर्थ लाइन क्या बताता है ना कि अगर जब आपके लाइन प्लान में नॉर्थ लाइन है तो वो क्या करेगा, आपके बिल्डिंग का ओरिएंटेशन बता देगा कि किस डायरेक्शन में और कैसा ये दिखेगा। फिर उसके बाद अगर जब दूसरा बात करें रफ कॉस्ट एस्टिमेट में ही, तो वो होता है क्यूबिक कंटेंट एस्टिमेट, ये भी बेस्ड है रफ कॉस्ट एस्टिमेट पे ही। तो द क्यूबिक कंटेंट्स ऑफ ए बिल्डिंग मींस प्लिंथ एरिया इनटू हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो यहाँ पे क्यूबिक कंटेंट्स क्या है, क्यूबिक मींस ही आ जाता है कि लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो लेंथ इंटू ब्रेथ किसी बिल्डिंग का फुल वॉल को लेके प्लिंथ एरिया था, और प्लिंथ एरिया इंटू हाइट ऑफ द बिल्डिंग कर देंगे तो हमको क्या आ जाएगा, क्यूबिक कंटेंट आ जाएगा। तो क्यूबिक कंटेंट लिख सकते हैं प्लिंथ एरिया इंटू हाइट ऑफ द बिल्डिंग। फिर उसके बाद आपको जो है बोल रहे हो कि जो सामान मैं ये यूज भी किया है बिल्डिंग बनाने में, उसका क्यूबिक मीटर में आप ना कॉस्ट पर क्यूबिक मीटर में आप निकाल लेते हो, उसका कॉस्ट, उस बिल्डिंग का कॉस्ट पर क्यूबिक मीटर में आप निकाल लेते हो कि मतलब एक क्यूबिक मीटर का, 1 मीटर क्यूब का कॉस्ट मुझे कितना आ रहा है इस बिल्डिंग का, वो आपको कैसे मालूम होगा। तो टोटल कॉस्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन आपको निकालना है। उसके बाद क्यूबिक कंटेंट निकाल लेना है, उससे डिवाइड कर देना है। क्यूबिक कंटेंट निकालोगे, कैसे निकालोगे, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करके प्लिंथ एरिया इनटू हाइट ऑफ द बिल्डिंग, वो आप क्यूबिक कंटेंट को डिवाइड में डालोगे और टोटल कॉस्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन, तो आपको क्या पता चल जाएगा, कॉस्ट पर क्यूबिक मीटर। पर क्यूबिक मीटर 1 मीटर क्यूब बनाने में आपको कितना कॉस्ट आया है वो आपको पता चल जाएगा। और अगर जब आपको ये बात पता है और अपने घर का आप क्यूबिक मीटर, आपको कितना क्यूबिक मीटर आपका घर जा सकता है, तो वो क्या हो जाएगा कि आपको टोटल का टोटल रेट मालूम हो जाएगा कि आपके बिल्डिंग का टोटल कॉस्ट कितना जाएगा। और वही तो हम निकालना चाहते हैं, मुझे उसी चीज का तो एस्टिमेट निकालना है। इस लेक्चर के बाद मैं आपको इस पे प्रिलिमिनरी पे और रफ कॉस्ट एस्टिमेट पे, ये दोनों मतलब जो तीन हम लोग जो उसका टाइप पढ़े उस पे, ये तीनों पे आपको जो है कम से कम 2 या 4 न्यूमेरिकल जरूर करा दूंगा। ठीक, इस लेक्चर में इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।